नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख रहे और सुन पा रहे मुझे इस वीडियो में आए सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं प्रिय सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के बिहार स्टेट में इस समय पर बेल्ट्रॉन द्वारा बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम करती है और इस कंपनी को शॉर्ट में लोग बेल्ट्रॉन नाम से जानते हैं। इस कंपनी द्वारा एक रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया है जो कि स्टीनोग्राफर, इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, ये दो पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है यानी डीईओ, ये जो पोस्ट है, इस रिक्रूटमेंट के लोगों को फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस दूंगा। जितने भी इंडिया के भाई बहन इस वीडियो में आए हैं, पूरे इंडिया देश से अगर आप लोग किसी भी जगह से सुन पा रहे हो, आपके लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट हो रही है बिहार स्टेट में। बताया ये जा रहा है कि ये जो वैकेंसियों की संख्या इस रिक्रूटमेंट में रहेगी वो करीबन 300 या 400 के करीब रह सकती है, कम से कम मिनिमम 300-400 रहेगी। और मोस्ट ऑफ द चांसेस ये भी है कि 400-500 से ज़्यादा वैकेंसी भी इसमें हो सकती है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बिहार स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा, जो बेल्ट्रॉन है, जो रिक्रूटमेंट बॉडी है जो अपने यहाँ पर रिक्रूटमेंट कराएगी, उनके द्वारा नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दूंगा। आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं सिर्फ डीईओ वालों का फॉर्म भरने का प्रोसेस दे रहा हूँ। इसके अलावा स्टीनो रिक्रूटमेंट भी चल रहा है इन्हीं के पास, उसके अंदर वैकेंसी 500 के करीब बताई जा रही है। स्टीनो में वैकेंसियाँ ज़्यादा बताई जा रही हैं, सेम वहीं डीईओ के वैकेंसी कम बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम टोटल ऑलमोस्ट लगा ले तो दोनों वैकेंसी मिला के करीबन 700 प्लस आई हैं। ये एक एक्सपेक्टेड नंबर है, अभी एक्चुअल नंबर नहीं निकला है नोटिफिकेशन के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि भाई पूरे राज्य में लोगों से रिक्रूटमेंट करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी इतनी आ सकती है जो कि पूरे स्टेट में रहेगी। तो पूरे स्टेट के अंदर करीबन 700 से 800 के लगभग लोग इस वैकेंसी पर रिक्रूट होंगे। और अगर आप सिर्फ मेरे से डाटा एंट्री ऑपरेटर का पूछो, डीईओ का पूछो, तो मैं आपको बता रहा हूँ 300 प्लस वैकेंसीज आराम से इस रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी जॉब गवर्नमेंट्स होंगी स्टेट गवर्नमेंट में, डीईओ में। अब ये वैकेंसी जाएंगी कहाँ? बिहार स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग विभाग हैं, निकाय हैं, ऑफिसेज हैं, उसके अंदर ये लोग रिक्रूट करके आपको भेज देंगे। ठीक है, तो वैकेंसियों की संख्या आपने समझ ली है। कैंडिडेट सिर्फ 12th पास चाहिए, 12th पास प्लस उसका 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कहीं पर भी जाकर वो कंप्यूटर पढ़ाया और उसका सर्टिफिकेट उसके पास है, और उसके पास वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, प्लस वो 12th पास है किसी भी से, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कहीं से भी, तो वो फॉर्म डाल सकता है इस वैकेंसी पे आप लोग इसमें आसानी से फॉर्म डाल सकते हो। अब लोग कहेंगे सैलरी क्या होगा, ये सब क्या होगा। देखिए, इसका वीडियो में नोटिफिकेशन आपको दे चुका हूँ कि भाई कितनी सैलरी मिल सकती है इस वैकेंसी पे, क्या क्वालिफिकेशन है, सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं पहले से ही। तो वो वीडियो नोटिफिकेशन स्टीनो और डीईओ दोनों का एक ही वीडियो में दिया था, तो जल्द ही जाकर देखें उस वीडियो को, वहां से आप सारी जानकारी समझ सकते हो। इस वीडियो में हम डीईओ वालों के लिए फॉर्म भर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए स्टीनो वालों का फॉर्म भी आ जाए, क्योंकि 5 मार्च उसमें आखिरी समय इसमें दिया गया है। तो यही आपके लिए रहेगा। आपको एक चीज़ और कहूँगा, स्टीनो और डीईओ रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ आप ये वाला सिलेबस रेडी कर लेना। 2 पेज का है, बड़ा आसान सा सिलेबस है। आप इसको रेडी कर लेते हो तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। पर मंथ आपको 25-30 हज़ार तो मिल ही जाएंगे सैलरी में। इतनी कम तो सैलरी कम से कम होनी ही चाहिए, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए स्टीनो और डीईओ की। बाकी आप लोग देख सकते हो कि पिछले बार जो इसमें रिक्रूटमेंट ली थी लोगों ने, उनको क्या सैलरी मिला था। सिंपल सी बात है ना, आप किसी भी जगह जा रहे हो तो उनकी पिछले रिक्रूटमेंट में लोगों को किस सैलरी के बेस पर रिक्रूट करा, उससे तो आप जानते ही हो कि भाई आज का समय पिछले बार से तो थोड़ा एडवांस है, तो थोड़ी बहुत सैलरी पिछले बार वालों से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कम हो। क्योंकि भाई जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो सैलरी लोगों की बढ़ रही है, साफ सी बात है। अब जो पिछली बार रिक्रूट हो रहे थे तो उनसे तो आपकी सैलरी ज़्यादा ही होना चाहिए। ये चीज़ें तो आपको भी समझनी चाहिए ही। ठीक है, ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हो, हरियाणा से, केरला, कर्नाटका से, दूर दूर तक। मतलब मैं अगर टॉप से बात करूँ तो जम्मू, ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो जम्मू से लेकर नीचे केरला तक के सारे लोग एलिजिबल हैं। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूँ तो सिंपल सी बात है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के सारे लोग एलिजिबल हैं। आप लोगों को इस तरीके से समझ आ रहा होगा, ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं इन वैकेंसियों पे। हाँ, इतना याद रखना है, बिहार के बाहर वालों को जनरल लेंगे और बिहार के सभी लोगों को जो है एससी एसटी और वो जो रिजर्वेशन चल रहे हैं उनको उनको मिल जाएंगे वैकेंसियों पे। लेकिन जो बाहर वाले हैं उनको जनरल के तौर पर फॉर्म डालना है इस वैकेंसी पे, इस बात का ध्यान रखना। सारी चीज़ें समझ लो। नोटिफिकेशन कहाँ से देखोगे, आप नीचे आओगे, ये देखिए डीईओ फॉर्म अप्लाई का लिंक स्टीनोग्राफर का ये रहा, और इसी के थोड़ा नीचे इधर चलते ये डीईओ का सिलेबस है। यही सिलेबस आपका स्टीनो में भी लगेगा, दोनों का सिलेबस सेम ही है। ठीक है,
हाँ, एक का फॉर्म लगेगा 5 मार्च तक, एक का जाएगा 15 मार्च तक। डीईओ वालों का 15 मार्च लास्ट समय इन्होंने दे दिया है। मैं चलूँगा सर्कुलर के अंदर। सर्कुलर में इसलिए आया हूँ मैं दिखाने के लिए, आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। हम चलेंगे इसके आगे अप्लाई करने की तरफ। ये स्टीनो वाला रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, डीईओ का सिलेबस है। और इसके अंदर आप लोगों को एक बार जो है, अगर आप लोग नोटिस देखना चाहो डीईओ का, तो आप यहाँ से नोटिस भी देख सकते हो। यही नोटिस है, ये डीईओ रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। ये 2 तारीख को आ गया था, ये पूरा नोटिस है, इन्होंने बताया हुआ है कब से कब तक फॉर्म डालेंगे लोग, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल है, ठीक है। 12th पास प्लस कंप्यूटर पास आउट चाहिए। देखिए, इसमें एक चीज़ और है, लोगों के लिए कन्फ्यूज़न रहेगा, या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखना चाहिए आपके लिए, ज़रूर हो। एवं BS/DM में जो है द्वारा 400 घंटे का आपका डीईओ पास आउट होना चाहिए। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, कोई भी एक क्वालिफिकेशन रख रहे हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं, ये इसमें आपके लिए कंडीशन रहेगा। तो ये सारा पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लें, इस फाइल को मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसमें पीछे आता हूँ दोस्तों आप सभी के लिए, और हम चलेंगे डायरेक्ट इसके अंदर। आपको फॉर्म भरवाने के लिए हम डायरेक्ट चलेंगे, डीईओ वालों का फॉर्म भरेंगे हम इस वीडियो में। ये सिलेबस आप लोगों का है, ये आपका आ गया है फॉर्म, आप देख सकते हो डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म है, ठीक है। जल्दी से जल्दी डाल लेना, 15 मार्च इसमें लास्ट समय दिया है आपके पास, अभी आज से 20 दिन है। आप शेयर करोगे लोगों तक जल्द से जल्द, तो वो भी लोग फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। पूरे इंडिया से फॉर्म डाल सकते हैं इस वैकेंसी पे, ठीक है। कैंडिडेट अपना नाम डाल दें यहाँ पे। हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं दोस्तों, मिडिल नेम लास्ट नेम खाली छोड़ना है, जिसका नाम पीछे कुछ आ रहा हो वो डाल देना है। आपका नाम कभी चेंज हुआ है, मैंने बोला नहीं चेंज हुआ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर आना है ईयर में, ईयर में आना है आपको, एक्चुअल ईयर में। जैसे हम आ गए ईयर में, फिर हम आ गए मंथ में, और फिर हम आ गए इस तरीके से 111, तो एज हमारी आ गई 23 साल। तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एज इसमें ली जा रही थी आपको पता ही होना चाहिए। जैसे फॉर्म में एज, एक बार लोगों को एज दिखा दे भाई कि एज कितनी ली जा रही थी इसमें। देखिए, उम्र सीमा 18 से जो है 18 प्लस, और 59 मैक्स टू मैक्स थी। तो कहीं ना कहीं मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मैं 23 आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में ही आ रहा हूँ, तो मेरी एज यहाँ पर आ चुकी है। फर्स्ट 111, ये मैंने अपनी एज डाल दी है। इसके आगे मैंने यहाँ पर डाल दिया जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर तक लोग फॉर्म डाल सकते हैं इस वैकेंसी पे। यहाँ पर मोबाइल नंबर कंफर्म करना है 79, जो आपको नंबर दिख रहा है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दिया जा सकता है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ देना होगा, याद रखें। सारी चीज़ें करेक्ट देनी होती है दोस्तों फॉर्म के अंदर, अगर आप कुछ भी गलती दे दोगे ना, तो वो आपका फॉर्म कैंसिल मार देंगे। कैंसिल मार देंगे मतलब वो रिक्रूटमेंट से बाहर कर देंगे लोगों को, ये कहते हुए कि भाई आपने फॉर्म में गलत जानकारी दी, असल में आपकी ये सब चीज़ें है ही नहीं, आप गलत दे रहे हो, तो वो रिक्रूटमेंट से बाहर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत में नहीं करते, जब वो रिक्रूटमेंट के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होते हैं तब वो बाहर कर देते हैं, ये देखते हुए कि भाई आपने फॉल्स और एक गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं, ठीक है। जनरेट ओटीपी हम करेंगे, पहले हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं, इस पर कह रहे हैं कन्फर्म करो, ठीक है। दोनों मैच होने चाहिए। अच्छा, हमने थोड़ा गलत डाल दिया क्या इसमें। देखिए, यही जो आप देखोगे यहाँ पर दोनों जगह सेम डाला गया है। अब कह रहे हैं जनरेट ओटीपी कर दो हमारा, तो इन्होंने कहा है प्लीज़ एंटर द इमेज। यहाँ पर एक इमेज में कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम डाल देते हैं। जैसा लिखा है वैसे के वैसे ही डालना है, कुछ भी इसमें अलग हमें नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही डाल के उसको सबमिट कर देंगे। काइंडली यूज़ ओटीपी रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर, ओके। अब ये कह रहे हैं आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, एक बार हम चेक करते हैं कि सच में आ गया ओटीपी या नहीं। तो ओ टी पी होता है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड, वो सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है, उसके बाद ये चीज़ें जो है यूज़ नहीं होती, इसीलिए एक बार में ही इसको यूज़ करना होता है। एक बार हम देख लेंगे भाई ओटीपी हमें भेजा है नहीं भेजा। तो जैसा दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ मेरे को ओटीपी रिसीव्ड हुआ है। अब मैं इसको वैलिडेट करता हूँ कि भाई वैलिडेट, तो ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, यानी हमारा कहीं ना कहीं मेल और मोबाइल नंबर दोनों ही वेरीफाई हो गए हैं। अब हमें आई एग्री पे क्लिक करना होगा। ये जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसको हमें ऐसे ही डालना है जैसा जैसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये वी जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये वी बड़ा बड़ा, ये जो अल्फ़ाबेट वाला है, यानी A to Z जो बड़े में लिए जा रहे हैं, उसके अंदर ये आता है। री वेरीफाई करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ गया, मेरा नाम लिखा आ गया। मेरा नाम कभी चेंज नहीं हुआ है, यही नाम रहा है। अगर अगर किसी का नाम चेंज हुआ हो तो वो अपना पुराना नाम और नया नाम दोनों ही डाले, क्योंकि उसको फिर उसके बाद वो ये कह सकता है कि हाँ अभी मेरा पुराना नाम है और नए नाम के लिए मैंने डॉक्यूमेंट सप्लाई करे हैं, तो ऐसा वो कैंडिडेट कह सकता है, ठीक है। लास्ट नेम कैंडिडेट का यहाँ पर सौरभ आ रहा है, हालांकि मैंने लास्ट नेम को खाली छोड़ा था, ये चीज़ खाली छोड़नी है मुझे, ठीक है। इसको मैंने खाली छोड़ दिया है।
हाँ देखिए, अब वो चीज़ हट गई ना लास्ट नेम वाली, क्योंकि मेरा नाम फिर दो दो बार वो चीज़ आ जाती, वो गलती हो जाती। तो आप देखोगे अब मैंने इसको जमा कर दिया यहाँ से। तो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन एक बार जमा होने के बाद चेंज नहीं होती। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर देते हैं हम। CP1UB, और ये जो चीज़ें लिखी हुई है इसको एक बार हम यहाँ से डाल के एक बार फिर से जमा करेंगे, और हम फिर से ओके कर देंगे इसमें। तो आप देख सकते हो, इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया। तो ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया है काफ़ी। तो हम एक बार इसकी ना फ़ोटो लेंगे। देखो फ़ोटो लेना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप फ़ोटो नहीं लेओगे ना, अगर आप फ़ोटो नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल अगर आपके पास बाद में नहीं होगी तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को जो मिला है यही आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ चुकी है, मोबाइल नंबर और बाकी सारी जानकारी यहाँ आ चुकी है। अब मैं जाऊँगा गो टू एप्लीकेशन पे। ठीक है, बेल्ट्रॉन का फॉर्म काफ़ी लोग डाल रहे हैं DEO में, मुझे पता लगा है। और बेल्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, वो 300 से 400 के करीब जा सकती है पूरे स्टेट के लोगों, मतलब पूरे स्टेट में, बिहार में। लेकिन इतना याद रखिए दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया लोग जाकर फॉर्म अप्लाई करके इस वैकेंसी को ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे कि मैरिटल स्टेटस आ जाता है दोस्तों, कि आप मैरिड हो या नहीं, तो मैंने बोल दिया भाई अनमैरिड डाल दूंगा मैं। जिसका जो भी लग रहा हो वो डाल देना। ठीक है, फादर नेम आपको डालना होगा, जो भी आपके पिताजी का नाम है। मदर नेम आपको डालना है। मदर नेम आपसे ज़रूरी नहीं है, मदर नेम छोड़ भी सकते हैं, किसी एक का डिटेल दे दो। फादर नेम दे दिया, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है दो, नहीं तो छोड़ दो। पोस्ट का नाम DEO है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। बेसिकली कैंडिडेट को करना है क्या है, रिक्रूट होकर वहाँ पे जाके कंप्यूटरों पे डेटा डालने का काम करना है, डेटा एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ें उसकी होंगी। नेशनलिटी अब आपको इंडियन ही होना जरूरी है, पूरे इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, मैंने जैसे नो करा, तो देखिए मैंने यहाँ पे नो करा तो मेरे से पूछ रहे हैं डोमिसाइल स्टेट। जब मेरे को यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मेरे को, मैं डोमिसाइल बिहार का नहीं हूँ और मैं फिर भी दिल्ली का होकर फॉर्म डाल पा रहा हूँ, तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है ना कि मेरे को भी ये वैकेंसी मिल जाएगी, लेकिन मुझे जनरल लेंगे। तो मैंने इस चीज़ को साफ बोला था, नोटिस में इस चीज़ को नहीं लिखा गया है। ये गलती है दोस्तों रिक्रूटमेंट बॉडी की कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं डाला। अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वो ऑप्शन डालते ही पता है क्या हो जाता है, वो जैसे ही डाला जाएगा उनको पता लग जाएगा नोटिस में साफ साफ, भाई पूरा इंडिया एलिजिबल है इस पर, इस वजह से उन्होंने नहीं डाला हो। ऐसा भी हो सकता है कि बिहार के लोगों को ही वैकेंसी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो भूल गए हों, लेकिन इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल है। आप देखोगे मैंने नो करा तो यहाँ पर मैं एलिजिबल हो गया। आपकी अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है कहीं पे बॉडी पे तो आपको बताना है, नहीं हो ना तो आपको नील लिखना है या फिर नो लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें करनी होगी। ये एक एब्रीविएशंस होती है, लोग समझ जाते हैं कि आप लोगों के कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है। सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको बताना है। आप लोगों को वोटर ID, पासपोर्ट और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो आप इस वाले पे टिक कर लेना इस तरीके से, और फिर उस ID टाइप का नंबर आपको देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने बोला ID टाइप जो मेरी क्या है। अगर अदर करोगे ना, आप देखोगे यहाँ दोस्तों आधार कार्ड का ऑप्शन मिला ही नहीं है। ठीक है, तो आधार कार्ड नहीं है तो इसमें आप इस पर कर सकते हो एनी अदर फोटो ID। आपको पता है आधार कार्ड पे आप लोगों का फोटो होता है, तो वो एक फ़ोटो ID हो गई। उसका आपको नंबर, आप देखिए आधार कार्ड मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया। तो नंबर याद रखिए, आधार कार्ड 12 संख्याओं का होता है। तो एक बार हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक 12 हो गया। इसके बाद हम इसको ऐसे टिक कर लेंगे दोस्तों, और इसको हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो डेटा सेव होता जाएगा इस तरीके से। अब आपके ऊपर है कि आप सही जानकारी दोगे या गलत। आप डिसेबिलिटी में आते हो या नहीं, मैंने बोला भाई मैं नहीं आता डिसेबिलिटी में। चलिए ठीक है, आप डिसेबिलिटी में नहीं आते, ओके करो, आगे बढ़ जाओ। कम्युनिकेशन डिटेल में बताओ कि आपका एड्रेस क्या है। तो मेरा एड्रेस, जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो मेरे को यहाँ पे एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया है। देखो इस तरीके से एड्रेस डालना है। एड्रेस के आगे आपके आसपास का कोई एरिया हो, ऐसी चीज़ हो जो कि आपका एरिया आसानी से आपका ढूंढ सके एड्रेस, उसके लिए ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो सेकंड लाइन में। ठीक है, कंट्री आपको बता देनी है, जैसे इंडिया ही डलेगा यहाँ पे, सिर्फ इंडिया के लोग फॉर्म डालेंगे इस वैकेंसी पे। सिलेक्ट में आपको बताना है, जैसे ये एड्रेस दिल्ली में है मेरा। अब एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आप फॉर्म डाल रहे हो वहीं का हो, कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, लेकिन वो एड्रेस सही डाला जाए आपके द्वारा, इस बात का आपको ही ध्यान रखना है। मैंने पिन कोड बता दिया भाई, ये पिन कोड रहेगा हमारे एरिया का, जो हमारा एरिया है उधर का पिन कोड दे दिया मैंने। करस्पॉन्ड, अब आपको बताना है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अभी देखिए काफ़ी लोगों के दोनों एड्रेस सेम होते हैं, तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से इसी एड्रेस को फिल कर दो। यहाँ पे इन्होंने इस वेबसाइट में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया लोगों को कि दोनों एक जैसा देने के लिए टिक मार दें। उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपसे दोबारा भरवा ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें डाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम जैसी चीज़ नहीं आने वाली आप लोगों को।
ठीक है। तो एक बार पिन कोड ज़रूर डाल लेंगे भाई, यहाँ से पिन कोड डल जाता है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये डिटेल्स भी सेव हो जाती है। अब आपसे कह रहे हैं 10th आपने कहाँ से किया, तो मैंने बोला भाई 10th मैंने CBSE बोर्ड से किया। कौन से स्कूल से किया, तो मैंने बोल दिया भाई ये दिल्ली में DPS स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैंने यहाँ से किया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि परसेंटेज क्या आया आप लोगों का, मतलब जो रिजल्ट आया वो परसेंटेज में आया या फिर ग्रेड मिले थे। ग्रेड मतलब आपके जो भी मार्क्स आए उस पर उनको स्कूल वालों ने कह दिया A ग्रेड, C ग्रेड, A+, B+, इस तरीके से ग्रेड दिए या फिर CGPA दिया या परसेंटेज दिया। मैंने बोला भाई परसेंटेज में मुझे मेरे स्कूल वालों ने रिजल्ट दिया, टोटल मेरे को 500 में से जो है 456 मार्क्स आ गए, तो मेरा परसेंटेज निकल गया। ईयर कौन से ईयर में पास किया, 18 में पास कर लिया। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब याद रखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को 12th पास या ग्रेजुएशन कोई भी एक हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक हो सकती है। मिनिमम 12th पास इनको चाहिए। मास्टर्स तक का फॉर्म भर सकता है कोई कैंडिडेट, MSc कर रहा है या फिर मान के चलो MCOM कर रहा है, MA कर रहा है, तो वो भी फॉर्म डाल सकता है क्योंकि मास्टर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो 12th हमने डाल दिया। अब इसमें कौन सा बोर्ड था, CBSE बोर्ड था। स्कूल का नाम क्या था, वही DPS था, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और सब्जेक्ट कौन कौन से आपने 12th में लिया। अब देखिए 12th के सब्जेक्ट यहाँ पर जरूर डालने हैं आप लोगों को। मैंने बोल दिया भाई हिंदी था वहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश था, मैथ्स पढ़ा रहे थे वहाँ पे। और आपको पता ही है कि 12th के समय पे जब आप 12th कर रहे होते हैं तो बेसिकली वहाँ पे सब्जेक्ट साइंस नहीं होता, वो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग हो जाता है। सेम इसी तरीके से जो आपके कॉमर्स फील्ड के सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग बढ़ जाते हैं। आर्ट्स में भी पॉलिटी और सिविक्स ये सब अलग बढ़ जाते हैं। जो 10th तक सोशल साइंस होता है वही 11th में जाकर 12th में जाकर हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, और ये अलग अलग हो जाते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप अपने हिसाब से डालेंगे यहाँ पे। देखिए मैंने इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे दोस्तों मैंने इतने सब्जेक्ट स्टडी करे थे, हिंदी और ये तीन और ये तीन, ये कहीं ना कहीं 6 सब्जेक्ट हो गए। तो आप बोलोगे परसेंटेज में मार्क्स आया हमारा, टोटल हमारे मार्क्स आ गए 567, और ये हमारे आ गए 600 में से मार्क्स आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारी परसेंटेज निकल के आ जाती है। पासिंग ईयर 2020 था हमारा। और टाइपिंग मीडियम कौन सा है भाई, आप लोग टाइपिंग किस चीज़ में जानते हो, जो हिंदी इंग्लिश दोनों की जानते हो या एक ही की जानते हो। मैंने बोला भाई मेरे को दोनों में ही टाइपिंग आती है। अब ये कह रहे हैं आप लोगों का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपका BSDM का जो है कोर्स करा हुआ होना चाहिए। रिक्वायर्ड आपको बता दूं यहाँ पर, मैंने बोला भाई मैंने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया। अभी कुछ लोग कहेंगे 400 घंटे का कोर्स करे या फिर वो करे, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है दोस्तों। मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो भी एक्सेप्ट होगा, अगर 400 घंटे का कोर्स करा है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। 400 घंटे का कोर्स वो लोग कर लेते हैं, ये देखते हो कि भाई पूरे साल लगाएंगे जहाँ पर, इससे अच्छा तो हम 400 घंटे का कोर्स कर लेंगे। अगर हम डिवाइड भी करें तो 24 घंटे एक दिन में हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो 10 दिन, तो कहीं ना कहीं 20 दिन का कोर्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से लोग सोचते हैं, तो इस वजह से लोग ये वाला कोर्स कर लेते हैं। कुछ लोग 1 साल वाला करते हैं। अभी देखिए 400 घंटे लोगों को लंबे लग रहे होंगे, हालांकि लंबा कोर्स ये वाला है क्योंकि वो 1 साल चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बताना है। मैंने तो भाई ये वाला करा है, तो मैंने बता दिया। इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, कौन से इंस्टीट्यूट से पास किया, मैंने बोल दिया भाई DU से करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा, ऐसे मैंने बता दिया। इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज्ड और नॉट, रिकोगनाइज्ड है भाई वो। अभी वो अगर नहीं है, अभी जैसे मान के चलो इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज्ड नहीं है जहाँ से आप कर रहे हो, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो इस वैकेंसी पे, मना नहीं है आप लोगों को। किस साल के किस महीने में आपने इस कोर्स को पास आउट किया, तो मैंने बोला भाई ये तो मैंने 2022 के जून में ही क्लियर कर दिया था। अब अदर कोई क्वालिफिकेशन हो तो आप दे सकते हो, नहीं तो इसको खाली छोड़ना है, ठीक है। डेटा सेव हमारा हो गया है। सिटी, आप लोगों को किस सिटी में, आपको पता ही है DEO पोस्ट पर एग्जाम होना है, उसके लिए सेंटर होंगे। सेंटर सिर्फ बिहार में होंगे, आप देख सकते हो स्टेट के सेंटर के ऑप्शन नहीं मिलते, यानी ये एग्जाम होगा बिहार में ही। लेकिन बिहार के सिटी के ऑप्शन आप लोग यहाँ से डाल सकते हो। तो एक बार मैं लोगों के लिए सिटी के ऑप्शन एक बार डाल दूँ, तो सिटी में मैंने बोला भाई मेरे को बिहार में ना पटना में, पहले मुजफ्फरपुर जाना है मुझे, फिर मैंने बोल दिया पूर्णिया में जाना है, और दूसरा मैंने इसमें पटना रख दिया। मुजफ्फरपुर मेरे को पहले सेंटर मिलेगा, फिर पूर्णिया मिलेगा, फिर पटना मिलेगा, इस तरीके से सेंटर्स मिल जाएंगे। ये सारी जगह बिहार स्टेट में है, बिहार राज्य में है। आप लोगों को नहीं पता तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप लोग फ़ोटो अपलोड करो, वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, 6 महीने तक का भी हम ले लेंगे। यानी कि अगर कहीं ना कहीं अक्टूबर तक का भी उठा के डालोगे 23 वाला, तो वो भी हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो हम आएंगे डायरेक्ट डाउनलोड के सेक्शन में, हम यहाँ से देखेंगे अपना फाइल, फ़ोटो हमारा कहाँ है। फ़ोटो हम डायरेक्ट इधर ढूंढ लेंगे इस तरीके से। अगर हमें फाइल का हमें नाम पता है, हमने जैसे सेव करा है, तो उस तरीके से हम डाल देंगे। कह रहे हैं कि भाई फोटोग्राफ जो आप अपलोड कर रहे हो वो फाइल साइज एक्सेसिड अलाउड नॉस, ठीक है। अब ये फाइल जो हमने ज़्यादा साइज़ की डाल दी, ये कह रहे हैं आप लोगों को 50 से 80 KB के बीच में साइज़ रखो उसका, और JPG और JPEG जैसे फॉर्मेट रख के उसको डाल दो। चलिए ठीक है, हमें समझ आ गया। तो हम इसको एक बार इधर आ जाते हैं,
50 KB प्लस साइज़ ले रहे हैं ये, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। और ये हमारे पास आ गया एक फ़ोटो। अब इसको देखते हैं क्या ये अपलोड होगा। इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये भी अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कोई फेस नहीं आ रहा, ह्यूमन फेस। चलिए ये भी बात आपकी समझ आ गई। तो हम दोबारा से इधर आएंगे और फिर दोबारा इस पर जाएंगे। हाँ, तो देखिए ये स्टूडेंट नाम से एक फ़ाइल है, JPEG में है और ये 50 प्लस KB का है। तो ये आसानी से जो है यहाँ पे अपलोड हो गया। तो इसको हम हटाएंगे अलग। फिर हम आएंगे दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करने। ठीक है, सिग्नेचर आप लोगों को 50 KB वही सेम साइज़ रखा है इन्होंने, सारा कुछ फॉर्मेट इनका वही सेम है। तो हम इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे कि जो है यहाँ पे हम इसी को दोबारा डालने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं सिग्नेचर नहीं है ये, इसमें इस इमेज में कोई भी सिग्नेचर नहीं हमें देखने को मिल रहा है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोबारा सिग्नेचर उठा लिया यहाँ से। ठीक है, हमें इस तरीके से दोस्तों देखना पड़ेगा, काफ़ी जगह हमें इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये एक फ़ाइल मिल गया और ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। ये सिग्नेचर है, आप देख सकते हो, ये साइन है। और इस तरीके से हमने अपलोड कर दिया इस फाइल को भी। थोड़ा सा हम इसके अंदर आगे आते हैं। अब ये कह रहे हैं आप लोगों का सिग्नेचर और फोटो तो अपलोड हो गया, अब अपना 10th का सर्टिफिकेट दो। हम इसको जो है अब हम 10th के सर्टिफिकेट को दोस्तों याद रखें, हम 100 KB से ऊपर रखें उसका साइज़, और 100 KB से ऊपर रखना है उसका साइज़। और उसके अलावा आप लोग जो है PDF में भी इसको डाल सकते हो। PDF आपसे ले लिया जाता है, किसी भी सर्टिफिकेट को PDF में ले लिया जाता है। 100 से 300 KB के बीच में रखें। JPG और JPEG PDF में से कुछ भी एक यूज़ करके यहाँ डाल सकते हैं। सेम अब 10th का, अभी तो हमने 10th का सर्टिफिकेट डाला है कि जो बता रहा है कि मैं 10th पास हूँ। अब 10th की मार्कशीट कि किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, वो वाला शीट वो हम यहाँ से डाल देंगे। तो उसके लिए हम आएंगे थोड़ा सा नीचे। तो देखो ये हमें मिल गया यहाँ से, इसको हम ऐसे उठाएंगे और हम इसको भी इस तरीके से अपलोड कर देंगे। तो ये भी अपलोड हो गया हमारा सक्सेसफुली, आप देख सकते हो। अब हमसे कह रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल मीन्स 12th पास, जो एसेंशियल है वो जरूरी है। बैचलर ग्रेजुएट्स तो डाल ही सकते हैं इसके अंदर, उस बात का तो पहले से ही आपको पता ही है। तो इस तरीके से हमें डालने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो हम दोबारा से आएंगे इसके अंदर और इस तरीके से हम ये फाइल उठाते हैं और इसको भी हम यहाँ से डाल देते हैं। अब ये कह रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, यानी 12th का मार्कशीट आपको यहाँ से डालना है। तो 12th का मार्कशीट भी हम इस तरीके से उठा लेंगे और ये भी हम इसमें भी इसी फाइल को डाल देते हैं। याद रखें आपको वही फाइल डालनी है जो इसमें मांगी जा रही है, चाहे वो 10th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन की हो। एक साल आपने कंप्यूटर का कोर्स आपने 1 साल का कंप्लीट किया, उसका सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट जो होगा वो भी इस तरीके से यहाँ से डाला जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये वाला सर्टिफिकेट सीटेट वाला, निधि रिजल्ट वाला यहाँ पर डाल दिया है। तो इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया और इसको अपलोड कर दिया और इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए। इसके अलावा हम कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अब ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, जैसे आप लोग बिहार राज्य के अगर रिजर्वेशंस में आ रहे हो तो यहाँ पर वो सर्टिफिकेट भी डाला जा सकता है। तो इस तरीके से ये फॉर्म भर जाएगा। अब ये कह रहे हैं एप्लीकेशन फीस जो है आपसे ली जा रही है, वो ली जा रही है 1000 रुपीज़ की, यानी 1000 रुपये यहाँ पे फॉर्म की फीस ली जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग नाम आ चुका है और डिटेल में मैंने 10-12 सर्टिफिकेट्स और जो आपका फ़ोटो सिग्नेचर था वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट होता है इसमें, तो ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको इस पर टिक करना है कि भाई मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ फॉर्म में सब कुछ सही दिया है, कुछ गलत होगा तो मेरे को रिक्रूटमेंट से आप लोग बाहर कर सकते हो। इस तरीके का पूरा टिक कर देना है आप लोगों को। उसके बाद इसमें लिख देना है U3H, जो यहाँ पर कैप्चा लिखा होता है इसको ऐसे ही डाल देना होता है जैसे मैंने डाल दिया। उसके बाद आप प्रीव्यू कर सकते हो। वैसे मैं प्रीव्यू यहाँ पे करूँगा नहीं। प्रीव्यू में ये हो जाता है आपने जो भी डॉक्यूमेंट और फाइल अपलोड करी है उसका आप प्रीव्यू लोगे कि भाई सारा कुछ सही से अपलोड हुआ है नहीं, कुछ नाम में स्पेलिंग, साइन में स्पेलिंग, फादर नेम, मदर नेम और बाकी चीज़ों में गलतियाँ तो नहीं हुई है, वो चीज़ें आप लोग देख सकते हो। अगर गलती होगी तो पहले ही सुधार लोगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक मार सकते हो। इन्होंने कहा है कि प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, तो मैंने आपको बोला ही था कि भाई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसका व्यू करना जरूरी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे व्यू कर लिया, जिससे कि आपको ये पता रहे कि जो फॉर्म भर रहा है उसने सही फ़ोटो डाल दी है कि नहीं, कहीं उसने गलत फ़ोटो डाल दी होगी तो फिर उसके बाद वो उसमें चेंज नहीं कर सकता, ये पहले से ही बताया जाता है। अब देखिए मैंने सबमिट पर क्लिक कराया तो मैं पेमेंट के ऑप्शन पर आ चुका हूँ। मेरे को कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग और वॉलेट। वॉलेट में जैसे कि पेटीएम हो गए और बाकी जो अदर एप्लीकेशंस चला रहे हैं वो वॉलेट को डाल सकते हैं। कैश कार्ड, जो अगर आप कोई कैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका नंबर डाल सकते हैं, किस दिन वो एक्सपायर होगा, उसमें एक CVV, उस कार्ड के ऊपर एक CVV कार्ड नंबर होता है, उसको डाला जा सकता है। कार्ड होल्डर नेम, मतलब जिसका कार्ड है वो अपना नाम यहाँ डाल सकता है और इसके तुरंत बाद वो पेमेंट कर सकता है। अभी कुछ लोग हैं कि QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट करते हैं। QR कोड स्कैन पेमेंट वो होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, जब हम लोग पेमेंट कर रहे होते हैं, चाहे हम
हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम से कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं या यूपीआई भीम से कर रहे हैं, इन सब से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्यूआर कोड ऑप्शन को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यूपीआई को भी आप लोग ले सकते हो इसके अंदर। मैं क्यूआर कोड पे जाता हूँ, मैंने बोला भाई मेक पेमेंट, तो ये कह रहे हैं ठीक है प्रोसीड विथ पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे ये एक क्लिक हेयर टू स्कैन, ये क्यूआर कोड आ चुका है, ये यूपीआई द्वारा एक क्यूआर कोड आ गया है हमारा बिल डेस्क की तरफ से ये क्यूआर कोड आया है, इसको स्कैन करना है मुझे। क्लिक हेयर टू स्कैन पे क्लिक करके स्कैन करना होगा और इसको पेमेंट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, 1000 रुपये, इसमें कोई चार्ज नहीं ले रहा कोई भी बैंक, कोई भी, जैसे कोई आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर रहे हो तो कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो 1000 रुपीज़ पेमेंट हो जाएगा आप लोगों का। इस तरीके से पेमेंट जैसे ही हो जाए आप लोगों को फिर अपनी, देखिए इसमें फीस अलग अलग है, बिहार के SC ST से तो 250 ही लिए जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों के वहीं पर वैकेंसी दी है इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म जैसे ही इसमें फीस जमा कर दो, उसके बाद फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे, फॉर्म जमा करके प्रिंट निकालना है बस, और उसके बाद अपने पास सेव करके रखना है। तो ये पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस है। कोई डाउट आपका फिर भी लगता हो अप्लाई करते समय तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 15 मार्च इसमें लास्ट समय है, और आप इस वीडियो को पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करें, खासकर इंडिया के लोगों तक पहुंचाएं कि वो लोग समय से इस पर अप्लाई कर लें। 15 मार्च लास्ट समय रहेगा। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।